प्लस में कहाँ तक कंप्लीट किए थे, कुछ हो गया आप लोग? हेलो। सात्विक भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, कुछ याद है? अच्छा, देख के पीडीएफ बता दोगे कहाँ तक हुआ था? ये हो गया था, बाइसल्फाइड हो गया था ना? कुछ याद अगर आ रहा हो। हम्म। बायोसल्फेट स्टार्ट किए थे या नहीं? एक बार थोड़ा सा चेक करिए कहाँ तक हो गया है। अरिजीत मीटिंग में हो भाई? लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था भाई? जब ब्लीचिंग इफेक्ट तक हो गया था ना? परमानेंट ब्लीचिंग और टेम्पररी ब्लीच, ये ना ब्लीचिंग वाला हो गया था। ओके ओके। अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया, मैं शायद ये लास्ट रिएक्शन ये करवाया था ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ओके ओके ओके। तो आज अपन इसके आगे स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए, नेक्स्ट जो है ना, इसी में एक दो टेस्ट और है ना? अपन थायोसल्फेट आयन कर रहे थे, तो थायोसल्फेट आयन में जो नेक्स्ट टेस्ट है वो बोलते हैं अपन ब्लू रिंग टेस्ट, है ना? तो ब्लू रिंग टेस्ट में क्या होता है कि अपन अमोनियम मॉलिब्डेटेड लेके चलते हैं, और इसका रिएक्शन ना एसिडिक मीडियम में हम थायोसल्फेट के साथ कराएंगे। एक ब्लू कलर का रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस रिएक्शन का, है ना? जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़ा सा रहते हैं इन दोनों रिएक्शन से। थोड़ा सा फोकस करिएगा आप, है ना? कि अगर नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख रहे हैं टेस्ट वुड, एक एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, है ना? निकेल एज ए सेंट्रल एटम है, एंड डाइथाइलामाइन एज ए लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन इस टाइप के कंपाउंड की डिटेल में देखने वाले हैं। तो होता क्या है कि जब हम इस थायोसल्फेट का रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ कराते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट जो मिलता है ना, इसमें होगा क्या कि जो नाइट्रेट सॉल्ट है ना, नाइट्रेट सॉल्ट को थायोसल्फेट डिस्प्लेस कर देता है। एंड स्टार्टिंग में ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कलरलेस रहेगा, बट जैसे ही थायोसल्फेट कंपाउंड इसके आके अटैच होगा, हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे वायलेट कलर का पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाता है। ये कलर के रीजन से पूछ लेता है कि जब थायोसल्फेट, है ना, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन अगर कर रहा हो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट अपना बनेगा उस प्रोडक्ट का कलर क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि वायलेट होता है। अब ये वाला क्वेश्चन में कभी कभार ये पूछ लेगा कि कितने ऐसे रेडिकल्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं। तो अपन ये बोलेंगे कि जो भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है ना, इन जनरली जिसमें सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में था, है ना, तो सल्फाइड वाले कंपाउंड जो भी रहते हैं वो इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। अगर मान लो मैं सल्फाइड और थायोसल्फेट दोनों लेके चलता हूँ, है ना, तो पहले रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। थायोसल्फेट पहले रिएक्शन सल्फाइड का हो जाता है। तो हमें जो नोट में पॉइंट लिखा है ना, इस पे थोड़ा सा फोकस करना रहेगा, है ना, कि सल्फाइड वाले जितने सॉल्ट है ना, चाहे H2S ले लेते हैं या फिर अमोनियम सल्फाइड ले लेते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है ना, इस कंपाउंड को ब्रेक कर देंगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, और एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, है ना? कोई भी सल्फाइड कंटेनिंग अगर रेडिकल दिख जाए, या कोई भी ऐसे एनाइनिक रेडिकल जहां से सल्फाइड पार्ट रिलीज हो रहा था, अगर उसका रिएक्शन हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ कराते हैं, उस केस में हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ब्लैक कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है NaS का। मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके। देन सेकंड जो है ना, लास्ट स्पेसिफिक टेस्ट है ये हीटिंग इफेक्ट, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है अपने को, है ना? तो
अगर कहीं पे सोडियम थायोसल्फेट को आप हीट करते हो तो सोडियम थायोसल्फेट जो है ना एकमात्र थायोसल्फेट है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई भी थायोसल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब आप मान लो कि इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का हो गया, बट इसके बाद फिर से अगर कंपाउंड को हीट करेंगे ना तो थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 था, है ना, और एट हाई टेम्परेचर ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर हमें इसका नेमिंग अगर पूछा जाए ना कि कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है अगर थायोसल्फेट को आप अगर हीट करोगे एट वेरी हाई टेम्परेचर तो अपनी ये बोलते हैं कि सोडियम पॉलीसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। और सोडियम पॉलीसल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है ना वो जिग जैग शेप का होता है, ऐसा दिखता है, देखना, है ना, मैंने साइड में ये बना दिया जिग जैग शेप है। और यहाँ पे एक दिख रहा है सोडियम सल्फेट, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला कंसेप्ट लग जा रहा है वेरी हाई टेम्परेचर पे। एक -2 में जाएगा, दूसरा +6 में जा रहा होगा। और +6 वाला जो कंपाउंड बनेगा ना इसमें सल्फर का अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले कि ज्योमेट्री क्या है कंपाउंड का, तो आप ज्योमेट्री क्या बोलोगे, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ये पॉइंट क्लियर है भाई। तो ये दो स्पेसिफिक टेस्ट है जिसपे थोड़ा सा फोकस करना है। हीटिंग इफेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं पैराग्राफ बेस्ड। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे भाई? हेलो। फिर हम नेक्स्ट एनाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट एनाइन एसीटेट आयन। अब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ये छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे, है ना, एक एक लाइन में अपना मतलब एक एक पेज में एक एक आयन कंप्लीट होता चलेगा। एसीटेट में ना अपन ये बोलते हैं कि जितने भी एसीटेट होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल रहेंगे एक्सेप्ट सम ऑफ द एसीटेट, जैसे मान लो कि सिल्वर का जो नोबल मेटल थे, है ना। तो नोबल मेटल क्या कहते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम तो एसीटेट बनाता ही नहीं है। और उसके ऊपर के जो 3 मेटल थे ना, कॉपर, क्यों किया गया और फटाई, ये वाला फंडा आपको याद रखना है। तो कॉपर, मरकरी और सिल्वर, है ना, तो इनका एसिड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। अब एजी में +1 वाला कंपाउंड लिया आपने, कॉपर में भी +1 वाला कंपाउंड रखे हैं, और मरकरी में भी हम +1 वाले कंपाउंड की बात करते हैं। कुछ और भी ऐसे एसिडेट हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, जैसे मान लो कि Fe+3 फेरिक वाला कंपाउंड कहीं आ जाए। फेरिक कंपाउंड ना अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका फर्दर रिएक्शन और पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमें ये भी थोड़ा सा रिलेट करना रहेगा कि फेरिक का एसिटेट, एल्युमिनियम का एसिटेट और क्रोमियम+3 का एसिटेट भी इनसॉल्युबल होता है ना। तो जिसको मैंने हाईलाइट किया ना इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा आप कि सिल्वर, कॉपर+1 दैट इज क्यूप्रस और मर्क्यूरस, इनके एसिटेट इनसॉल्युबल होंगे, बाकी जितने भी एसिटेट है ना वो सॉल्युबल होंगे। अब हमारा जो पैटर्न ऑफ रिएक्शन रहता था ना, हर जगह अपन क्या करते थे, पहला पॉइंट सॉल्युबिलिटी, दूसरा पॉइंट एसिड के साथ रिएक्शन। तो जब हम एसिडिक एसिटिक आयन का एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना, हमारा क्या मिलता है भाई, एसिटिक एसिड का वेपर मिल रहा था। और उस वेपर को एनालाइज अपने कैसे किया था, स्मेल टेस्ट से। अगर विनेगर जैसे स्मेल आ रहा है दैट मींस वो एसिटिक एसिड है। और भी फर्दर दूसरे प्रोसेस से अगर हम इसको टेस्ट करते हैं कि भाई गिवन आयन इज एसिटेट और नॉट, है ना, तो हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ऊपर अपन ने ये देखा कि सिल्वर का एसिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, दैट मींस हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, PPT, है ना। तो अगर कहीं पे व्हाइट एसिटेट बन रहा हो, व्हाइट PPT अगर बन रहा है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर बात कर ले, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो हमारा इनिशियल आयन था ना वो एसिटेट था। बट इसी PPT को अगर हम थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो ये PPT सॉल्युबल हो जाता है। एक इनऑर्गेनिक में कहीं कहीं आपसे टेस्ट पूछ लेता है कि एसिटेट और फॉर्मेट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, एसिटेट और फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो आप क्या बोलोगे भाई इन दोनों? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि एसिटेट में अगर हम AgNO3 ऐड करेंगे क्या बनेगा, सिल्वर एसिटेट, है ना। और सिल्वर एसिटेट मैंने ऊपर क्या लिखा है सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट में, सिल्वर एसिटेट्स आर इनसॉल्युबल इन नेचर। बट अगर मैं बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट कर देता हूँ सॉल्यूशन को, तो जो बना था ना अपना कंपाउंड वो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। अब एक पॉइंट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको, है ना।
क्योंकि ये कभी-कभी ऑर्गेनिक वाले में भी फंडे में पूछ लेगा कि फॉर्मेट और एसीटेट को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो फॉर्मेट और एसीटेट को डिफरेंशिएट करने के लिए ना अपन क्या करते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन में AgNO3 ऐड करेंगे। ये वाले पे करना था, मैं नीचे वाले पे कर दिया। एट से कन्वर्ट करना। एसीटेट और फॉर्मेट को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन से, है ना। अगर हम AgNO3 इसमें ऐड कर देंगे, अगर व्हाइट पीपीटी मिला है तो हम बोलेंगे भाई वो एसीटेट हो सकता है या फिर फॉर्मेट हो सकता है। जैसे हमने उसको बॉईल किया हाई टेम्परेचर पे, है ना, अगर मेरे सॉल्युबल कंपोनेंट का फॉर्मेशन अगर होता है, दैट मींस दैट रेटिकल मस्ट बी एसीटेट। पहले स्टेप में फॉर्मेट में भी सेम लॉजिक आएगा कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, बट अगर जब हम इसको बॉईल करेंगे ना, तो बॉईल करने से अपने को मेटालिक ब्लैक कलर का पीपीटी मिल जाता है ना। तो अगर हाई टेम्परेचर पे कोई भी आयन अगर सॉल्ट है, सॉल्ट में आपने AgNO3 डाला है और हाई टेम्परेचर ब्लैक कलर का अगर सिल्वर पीपीटी के फॉर्म में मिल जाता है मेटालिक ब्लैक, दैट मींस इनिशियल रेटिकल विल बी फॉर्मेट, है ना। और अगर ऐसा नहीं मिला, कुछ और सॉल्युबल कंपोनेंट मिल गया, दैट मींस इनिशियल रेटिकल विल बी एसिटेट। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है कि नहीं कभी? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन एक बार कंफर्म करिएगा। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड C2H5OH। इस रिएक्शन को हमने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोला था, है ना। आपको अच्छे से पता है भाई क्या होगा रिएक्शन में। तो एसिटिक आयन में ना H2SO4 ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और HSO4 माइनस। अगर कहीं पे कोई बेस और एसिड आपस में इंटरमिक्स हो रहा है ना, देखिएगा दो टाइप के यहाँ पे अल्कोहल और एसिड यूज करते थे। अगर कहीं पे स्टार मार्क नहीं लिखा रहे तो अल्कोहल से नेक्स्ट निकालते हैं और एसिड से एस्पस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करता है ना। तो कहीं पे अगर ऐसा कंपाउंड ले लेना कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं एसिटिक एसिड और अल्कोहल के मेड, तो रिएक्शन का नेचर क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, स्टर और वाटर मिलेगा। तो एक पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है भाई कि एक जो प्रोडक्ट निकला था उस प्रोडक्ट का फ्रूटी स्मेल है। फ्रूटी स्मेल से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रिलीज हुआ कंपाउंड है ना वो स्टर होगा। अब इस स्टर को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अमाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, है ना। अमाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो है C5H11OH, है ना। नीचे मैंने मेंशन कर दिया अमाइल अल्कोहल C5H11OH। और अमाइल अल्कोहल अगर हम इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो हमें जो फ्रूटी स्मेल था ना वो बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाता है। इस रिएक्शन में आई थिंक किन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक में अपन ने डिटेल में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन किया था, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो। देन नेक्स्ट रिएक्शन में ही नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज न्यूट्रल FeCl3, है ना। अब न्यूट्रल FeCl3 में ना थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा क्या होता है भाई। न्यूट्रल FeCl3 अगर कहीं पे आप लेके चल रहे हो तो FeCl3 जो रहता था ना वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। और हम अगर एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन अगर करवाएंगे तो Fe+3 का ना आगे अपन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो उस समय हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि किस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ना, उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। Fe+3 जो है ना वो एसिटेट और वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, डीप रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। और ये सॉल्युबल है। बट इसी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में अगर हम वाटर डालते हैं और बॉईल कर देते हैं तो बॉईल करने के बाद एट हाई टेम्परेचर ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा
और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर कहीं पे ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है फाइनल रिजल्ट में, दैट मीन्स जो इनिशियल रेडिकल था उस रेडिकल को हम क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन था। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट है कैकोडाइल टेस्ट। इस पे थोड़ा सा नाम बस याद रखना है इसका, कैकोडाइल टेस्ट का, है ना। कैकोडाइल टेस्ट क्या होता है, तो हम आर्सेनिक का ऑक्साइड लेके चलते हैं, इसका रिएक्शन हम एसिटेट के साथ करवाते हैं, और जब हम इसको हीट करेंगे ना आर्सेनिक ऑक्साइड और एसिटिक आयन को, तो हमें जो नया प्रोडक्ट मिलता है, नया प्रोडक्ट जो मिला है वो है कैकोडाइल ईस्टर। अब इसका नेचर क्या होता है भाई, पॉइजनस होता है। क्या होता है भाई, पॉइजनस। तो ड्यू टू पॉइजनस नेचर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिटेट आयन के साथ करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट मिला है उसका नेचर क्या होगा। तो हम क्या बोलते हैं भाई, नेचर इज पॉइजनस, और ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं अपन कैकोडाइल ईस्टर बोल देते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करिएगा। तो स्ट्रक्चर याद रखेंगे। क्या क्या फिर से बोलिए। तो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन याद रखना है। नहीं, याद नहीं रखना है आपको। आप जस्ट ये याद रखना कि कहीं पे ये बोल देना कि कैकोडाइल टेस्ट कौन सा आयन देता है, तो आप याद रखिएगा एसीटेट देता है। कैकोडाइल टेस्ट कौन सा रेडिकल देता है, तो आपको क्या रखना है, एसीटेट देता है, बस इतना याद रखना। क्लियर है? ठीक है सर। हेलो, बस ये याद हाँ रखना, सर। क्योंकि कब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सही पूछा जाएगा कि भाई ये टेस्ट है, बताओ ये कौन कौन सा आयन देगा, है ना, या नाम लिख के दे देगा ये टेस्ट कौन सा आयन देता है, तो हमें जस्ट ये आइडिया रखना है। नेक्स्ट है भाई टेस्ट विथ लेंथेनम नाइट्रेट, है ना। तो लेंथेनम नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम एसिटेट के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना उसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला था, है ना। तो ये भी अगर पूछ ले आपसे कि लेंथेनम नाइट्रेट के साथ किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा या ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, तो भाई कौन सा आयन था, तो आप क्या बोलोगे, एसिटेट आयन था। तो इसमें बस एक कैकोडाइल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, और लेंथेनम नाइट्रेट से कभी कभार कलर वाला फंडा पूछ लेता है भाई कि किस कलर का कंपाउंड बनेगा। तो कहीं पे भी आयोडीन एडजॉर्ब होता हुआ अगर दिखे ना, तो आयोडीन हमेशा ब्लू कलर का ही कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो आयोडीन के केस में आप क्या बोलोगे, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिख रहा होगा। कोई कंफ्यूजन? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके। अब ये जो लेंथेनाइड नाइट्रेट वाला था ना, लेंथेनम के साथ जो लेंथेनम नाइट्रेट का अपन ने टेस्ट देखा है, इसमें कुछ ऐसे रेडिकल्स हैं जो इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। अगर मान लो सल्फेट आ गया तो हम क्या बोलेंगे भाई, लेंथेनाइड का सल्फेट बन जाएगा, है ना। लेंथेनाइड का फॉस्फेट बन सकता है अगर फॉस्फेट रेडिकल आ गया, क्योंकि एसीटेट जो है ना वो इनके रिस्पेक्ट में वीक है ना। तो अगर मान लो कि एसीटेट से कुछ बेटर रेडिकल्स वगैरह दिख रहे हैं, जैसे सल्फेट है या फिर फॉस्फेट है, तो उस केस में हम इस रिएक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं करते हैं रेडिकल्स का, क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए देन नेक्स्ट रेडिकल्स की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आयंस की। तो नेक्स्ट आयंस इज नाइट्राइट। नाइट्राइट में देखोगे ना तो एक ही आयंस है जो इनसॉल्युबल रहता है, बाकी जितने भी है ना वो सारे के सारे सॉल्युबल रहेंगे। तो इसमें पीपीटी में ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। अब तो कुछ एसिड की अगर बात करें ना, तो हमने बहुत बार ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था कि भाई HNO2 जो होता है ना ये अनस्टेबल है। HNO2 क्या होता है भाई, अनस्टेबल, है ना। अगर आपको याद हो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में ना हर जगह हम यही रिएजेंट यूज कर रहे थे, HNO2, और इसको यूज कर रहे थे HNO में। याद आया? हेलो, ऑर्गेनिक में डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आपने बहुत जगह किया हुआ है। वहां पे HNO2 को हम कैसे ब्रेक करते थे, HO प्लस NO के टर्म्स में। हाँ सर। तो वही फंडा यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं कि अगर मान लो कि मैं नाइट्राइट में H प्लस ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, HNO2। कलर होता है लाइट ब्लू या पेल ब्लू बोलेंगे।
ये अनस्टेबल है। तो हम इस अनस्टेबल कंपाउंड को ना थोड़ा सा और हीट कर देंगे। ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये खुद से डिसोसिएट होने की टेंडेंसी शो कर लेगा। अब HNO2 जो होता है ना, इसकी हीटिंग से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये था कि HNO2 का अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो नाइट्रोजन का, तो इट विल बी +3। और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक का रिडक्शन होने वाला है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होने वाला है। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना ये? हाँ सर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन एक जगह ऑक्सीडेशन देता बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना? तो कहीं पे भी अगर HNO2 का रिएक्शन आप करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपने को, एक NO मिलने वाला है, एक HNO3 मिलने वाला। अब ये जो NO है ना, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और हमें NO2 का ब्राउन फ्यूम्स बनता हुआ दिख जाएगा। तो थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ HNO2 जो है ना, इस पे थोड़ा फोकस करना है अपने को कि कैसे फॉर्मेशन होता है। अब इसी में अगर मान लो कि मैं AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AgNO2 मिलेगा। और AgNO2 एकमात्र ऐसा कंपाउंड था नाइट्राइट का जो इनसॉल्युबल हो रहा था। बाकी जितने भी नाइट्राइट सॉल्ट रहेंगे ना, वो क्या थे, सॉल्युबल इन नेचर थे, है ना? तो AgNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक लगा रहा है, AgNO2 बना होगा। ये व्हाइट कलर का PPT है और व्हाइट PPT को अगर मेरे को डिसॉल्व करवाना रहे तो अपन क्या यूज करेंगे भाई, डाइल्यूट HNO3 यूज कर लीजिए, है ना? या फिर अमोनिया सॉल्यूशन यूज कर लीजिए। तो इन दोनों के प्रेजेंस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड जो था या PPT जो आपने बनवाया था, वो PPT सॉल्युबल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या कि AgNO2 का PPT कहाँ कहाँ सॉल्युबल होता है? पहला क्या बोलेंगे भाई, डाइल्यूट HNO3 में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgNO3। और ऑल नाइट्रेट और वाटर सॉल्युबल का लॉजिक अपन ने सीखा था। सेकेंड ये है कि भाई अमोनिया सॉल्यूशन में भी ये सॉल्युबल होने की टेंडेंसी शो कर देगा। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? चलिए, देखने भाई रेडॉक्स टेस्ट, है ना? पहला टेस्ट विथ एसिड हो गया। देन अपन ने PPT में किया, PPT में एक ही रहा है, दैट विल बी AgNO2। बाकी सब तो सॉल्युबल थे, इसलिए अपने अदर PPT रिएक्शन नहीं करवाया इसका नाइट्राइट नाइट्राइट आयन का। जब अपन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ना हमें क्या लॉजिक याद रखना भाई, कि NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जब भी नाइट्राइट आयन ना किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज नाइट्रेट आयन। अब ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है कि भाई जिसका सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे था। तो कहीं पे भी अगर हम NO2 माइनस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन अगर करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला भाई, ये +3 है तो अपने हाईएस्ट चला जाएगा, डेट विल बी +5, तो नाइट्रेट बनता है। अब क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाला जो ऑर्गेनिक वेपन ने सीखा था, एक था भाई एसिडिफाइड KMnO4, दूसरा था एसिडिफाइड K2Cr2O7। इन दोनों को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यूज करते हुए अपन देखेंगे। तो MnO4 माइनस और H प्लस अपन ने ले लिया है, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा भाई, Mn+2। एक का रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते थे। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे OA की तरह एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सामने वाला जो प्रोडक्ट दिख रहा होगा, ये RA की तरह एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ कंफ्यूजन, इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? चलिए, सेम वही लॉजिक में यहाँ पे यूज किया हूँ। आगे डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, +3 है। NO2 माइनस में
ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 और NO3 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 था। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, सेम उसी पैटर्न में रिएक्शन हो रहा है कि NO2 माइनस कहाँ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा, आप NO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी ये बोल सकते हैं कि ये वाला भाई कंपाउंड जो था ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या क्या बोलिए? +3 to +5। हाँ +5 होगा, मैंने +6 लिख दिया। हाँ इधर पे भी +3 होगा। ओके ओके ओके, ये है भाई प्लस का 5, ये प्लस के 3 में जा रहा था। ठीक है, कंफ्यूजन है यहाँ हाँ से। सर। नेक्स्ट हमने ये देखा था ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ब्रोमीन को कहाँ कन्वर्ट कर देता था, ब्रोमाइड में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली किसको कन्वर्ट करेगा, ब्रोमाइड। एंड सेकेंड कंपाउंड एक ऑक्सीडेशन होना, सेकेंड वाले कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेशन करा के NO3 माइनस बना दिया है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? देन बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि सामने कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू NO2 माइनस जो है ना, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 दिख रहा था, इसके सामने कोई भी अगर रिड्यूसिंग एजेंट लाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ना वो NO मिलता है। कंसंट्रेशन में क्या मिला था, हाईएस्ट वाला NO3 माइनस, है ना। लोएस्ट में क्या मिलेगा भाई, NO मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में अपने देखा था नेसेंट हाइड्रोजन का कंसेप्ट, है ना। नेसेंट हाइड्रोजन जो होते हैं ना वो भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट को। जितने भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाले कंपाउंड रहेंगे ना वो सेंट्रल एटम को अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देते हैं। तो नाइट्रोजन का हाईएस्ट था भाई +5 और लोएस्ट क्या होता है -3। तो +5 वाला कंपाउंड कहाँ चेंज हो जाएगा, -3 में। और -3 का जो नाइट्रोजन का कंपाउंड था तो क्या बनेगा भाई अपना यहाँ पे NH3 बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, ये पॉइंट क्लियर है ना यहाँ पे? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगी तो N-3 में जाएगा सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नाइट्रोजन को पहुंचा देगा +5 में। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई, एक बार कंफर्म करना। सर क्लियर है। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात करते हैं। देखिएगा कुछ एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे NO2 माइनस और I माइनस है। तो I माइनस में आयोडीन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। दैट मींस ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। और मैंने आपको फंडा ये सिखाया कि रिड्यूसिंग एजेंट N किस में कन्वर्ट होता है, +2 में कन्वर्ट होता है। बट अगर कहीं पे इनका रिएक्शन अगर देखेंगे ना तो इनसे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ये जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने लोएस्ट वाले में, डेट विल बी अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? थोड़ा सा एक बार रेस्पॉन्ड करिएगा, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन, एक बार कंफर्म करिए। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अरिजीत भाई, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। लो, मेरे को सर क्लियर है कोई ना, एक बार कंफ्यूजन कंफर्म नहीं है। करिएगा। हाँ सर क्लियर है। ओके ओके ओके, मेरे को वॉइस ही नहीं आ रहा था भाई, अभी आया। चलिए, अब हम अमोनिया का ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, तो ये जब अपन टी ब्लॉक करेंगे ना नाइट्रोजन फैमिली, तो ये फिर से एक बार वहां पे आएगा। मैंने एक दो बार पहले भी इसको बताया हुआ है कि अमोनिया अगर HCl के साथ अगर रिएक्शन करता है तो NH4Cl का व्हाइट कलर बना लेता है ना। तो अगर मान लो कि जो अमोनिया गैस रिलीज हो रहा था उसके सामने अपन HCl लेके जाएंगे, हाँ, अगर व्हाइट कलर का फ्यूम्स अगर जनरेट हो गया, दैट मीन्स अपन ये बोलेंगे कि जो भी गैस रिलीज हुआ था, है ना, दैट रिलीज विल बी अमोनिया। अब सेकेंड रिएक्शन जो है ना, ये सबसे मेन है, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, है ना। ये जब अपन ग्रुप नंबर 15 देखेंगे, मैं जिसको मैंने टिक मार्क किया है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को। उसमें भी इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, पहले वाले पे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि K2SgI4 इन बेसिक मीडियम, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। तो अमोनिया क्या करता है ना, अमोनिया गैस को अगर नेस्लर्स रिएजेंट पे हम पास कराएंगे, है ना, तो एक हमें जो नया कंपाउंड मिलता है ना, वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। पहले अपन ने क्या देखा, अमोनिया था, अमोनिया में हमने नेस्लर्स रिएजेंट डाला है, उन बेसिक मीडियम, रिएक्शन क्या हो गया, सॉल्युबल, है ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन था उसमें हमें एक आफ्टर सम टाइम एक प्रेसिपिटेट मिला, और उस प्रेसिपिटेट का कलर जो था ना वो ब्राउन कलर का पेपर। इस प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइड मरकरी अमीनो आयोडाइड, है ना। आपको जस्ट ये याद रखना है कि अगर नेस्लर रिएजेंट के से रिएक्शन करके ब्राउन पीपीटी अगर दे रहा है, तो जो गैस रिलीज हुआ होगा ना, दैट गैस विल बी अमोनिया। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट सॉल्ट है अपना कॉपर सल्फेट। तो अमोनिया का रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, तो हमें एक यहाँ पे भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन में आएंगे तो अपन डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जो कलर होता है ना, वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। एंड इस जो सॉल्ट अपने बनवाए हैं ना, इस सॉल्ट को बोलते हैं स्विट्जर सॉल्ट, है ना, स्विट्जर सॉल्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अननोन गैस था, हमने उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाया है, तो हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है भाई स्विट्जर सॉल्ट, ये अननोन गैस क्या था या अननोन एलिमेंट क्या था, ऐसा पूछ लेगा आपसे, अननोन कंपाउंड क्या रिलीज हुआ था। तो अननोन एलिमेंट को क्या बोलोगे, वो अमोनिया था। कोई कंफ्यूजन है क्या? सर नहीं है। ये दो रिएक्शन जो है ना, इसको थोड़ा सा फोकस करना है आपको, है ना। बाकी एक बार फिर से जब पी ब्लॉक अपन करेंगे ना, तो पी ब्लॉक में ये रिएक्शन फिर से आने वाले हैं, दोनों की दोनों रिएक्शन आने वाले हैं। इवन सॉल्ट में जितने रिएक्शन मैंने करवाए हैं ना, इन रिएक्शन की 50% पार्ट फिर से ब्लॉक केमिस्ट्री में रिपीट हो जाएंगे। मेरा वॉइस क्लियर है? सर नेक्स्ट रिएक्शन है अपना टेस्ट ऑफ द एसिड। तो हम नाइट्राइट आयन पढ़ रहे थे, नाइट्राइट आयन का अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर से वही अपना वही HNO2 बनता है। और HNO2 के लिए अपने लॉजिक अभी ये सीखा था, ये अनस्टेबल होते हैं। और जैसे हम इसको कहीं पे बनाएंगे ना, ये डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन शुरू कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मेरे को, NO और HNO3 मिल जाता है ना।
डिसऑक्सीजनेशन का मतलब है एक जगह रिडक्शन, दूसरी जगह ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना है कि ये जो डिसऑक्सीजनेशन हुआ ना, इसमें पहले NO निकला था, तो इस रिएक्शन जो अभी कुछ देर पहले रिएक्शन किए थे ना, सेम रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। इस NO के साथ अगर आप हाफ अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अगर इस NO ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें आपको समथिंग क्या बनता हुआ दिखेगा, ब्राउन कलर का फिल्म रिलीज होता हुआ दिखेगा। अगर ब्राउन कलर का फिल्म रिलीज होता हुआ दिख रहा होगा, दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि जो इनिशियल था ना अपना कंपाउंड, वही या इनिशियल रेडिकल जो अपने लिया था वो NO2 माइनस था। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? अब इसी एसिड के साथ रिएक्शन करना एक अल्टरनेट मेथड भी है। कहीं या तो पहला रिएक्शन देके आपसे पूछ लेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि भाई HNO2 को अगर हम हीट करें ना, या थोड़ा सा भी अगर हाई टेम्परेचर देते हैं, तो ये किस कंपाउंड में ब्रेक होता है? तो या तो NO में होगा या फिर HNO3 में होगा, हर जगह हमें NO बनाना है। अगर एक ही रिएक्शन में ना थोड़ा सा कंडीशन अगर आपने चेंज किया तो सेकेंड मैकेनिज्म से, तो HNO2 जो है वो पहले N2O3 और H2O में ब्रेक हो जाता है, और ये जो N2O3 है ये NO प्लस के NO2 में ब्रेक हो जाता है। और जब इस NO2 का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, फिर हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो NO2 था, NO2 का ब्राउन फ्यूल स्टेज हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई HNO2 जो है ना, या NO2 माइनस में ब्राउन फिल्म क्यों रिलीज हुआ है ना? क्यों होता है? तो हम बोलेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HNO2, है ना? HNO2 की रीजन से ब्राउन फिल्म हो रहा था, वही डिसोसिएट हो रहा है। या फिर हम एक बोल सकते हैं कि N2O3 जो था ना, इसके रीजन से क्या हुआ, ब्राउन फिल्म। कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए, देन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है नाइट्राइट का, वो है ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना? तो इसमें 5 स्टार मैंने लगा के रखा है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट में। तो ब्राउन रिंग टेस्ट अगर ऊपर के रिएक्शन अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना एसिड वाले में, तो उसी रिएक्शन में थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट का। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं कि NO2 माइनस को पहला स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, HNO2 और HSO4 माइनस। सेकेंड स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, क्या लिखा भाई, रेडिकल बना NO, है ना? और HNO3 और H2O बना, डिसऑक्सीजनेशन होगा। देन आफ्टर दैट जब हम इसी NO को ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन से पास करा देते हैं, या NO में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करते हैं, है ना? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उस प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, FeH2O का होल 5 NOSO4, है ना? और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जो ऑब्जर्वेशन था, जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उस टेस्ट में हमें क्या दिखेगा, एक ब्राउन कलर का लेयर बनता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो, यहाँ पे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ पे कभी सर और एक लैंग्वेज सर बोलिए APSO बोलिए। दिया हुआ है, तो इसमें अगर वाटर ऐड करेंगे तब तो ये वो FeSO4.7H2 फॉर्मेशन का चांसेस नहीं रहेगा। नहीं, वही लिखा हो ना कि FeSO4 जो रहता है ना, हम स्पेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं ना। अगर पहले से अगर FeSO4 बना के रखते हैं ना, तो वो पहले से अगर कोई कंपाउंड है, आप ऐसा बोलने की चलते हैं कि NO जो है ना, FeSO4 इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, है ना? एक जो आपने पूछा ना वो पूछ लेगा कि FeSO4.7H2O क्यों नहीं बना रहा है, और सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि स्पेशली प्रिपेयर्ड ही FeSO4 क्यों डालते हैं। इस FeSO4 में ना आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना? तो अगर हम तुरंत बना के FeSO4 नहीं डालेंगे ना, तो हो सकता है रिएक्शन का कंडीशन चेंज हो जाए। ये जो FeSO4 पहले से रखा था, उसने किसी केमिकल को ऑब्जर्व कर लिया होगा, है ना? उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
सेकंड फंडा कि FeSO4 जो है ना भाई, ये +2 है, नाइट्रोजन उसमें दिख रहा होगा +2 में, है ना। तो एक जगह हमें क्या करवाना है, आयरन का रिएक्शन, और NO ये एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी शो कर लेता है। तो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में एक रेडॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हम ये बोलते हैं भाई इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अनस्टेबल होता है। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ओके, दूसरा पॉइंट ये भी अपने कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे कि जो NO है ना। हाँ हाँ बताइए। ब्राउनिंग तो अनस्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहिए। अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल फॉर्म में लाना है। तो उसके बाद क्या बनता है? ये कंपाउंड फिर से डिसोसिएट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे करेंगे ना, थोड़ा सा भी रिएक्शन में आप कंडीशन चेंज करोगे ना, तो ये रिएक्शन क्या होता है, डिसोसिएट होने की टेंडेंसी शो कर देता है। ठीक है, हेलो। अच्छा ठीक है सर। तो Fe+1 में तो स्टेबल होगा नहीं ना, ये फिर से क्या बनाएगा, या तो +2 वाला कंपाउंड बनाएगा या फिर +3 वाला कंपाउंड बनाएगा। तो इन्हें जनरली जो फंडा बोलते हैं ना, NO जो है ना, NO का डुअल बिहेवियर देखते हैं कोऑर्डिनेशन में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को कि NO कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जहां पे NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेके चलते हैं, तो नाइट्रोसोनियम आयन होता है। तो कहीं पे एक ऐसा पॉइंट लेके चलेंगे जहां पे NO को न्यूट्रल मान के चलते हैं, वहां पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसका हम डिटेल में स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करने वाले हैं। ठीक है अरिजीत? हाँ सर। अरिजीत, तो अभी जस्ट अपने को ये फंडा पता होना चाहिए कि भाई NO2 माइनस का रिएक्शन अगर कहीं पे हो रहा है ना, तो भाई इससे ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। रीजन आपके कुछ एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछेगा ब्राउनिंग दो से ही रिलेटेड ही। जैसे आपने कोई एक नाइट्रेट लिया था स्टार्टिंग में, है ना, तो उन नाइट्रेट से हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, सल्फेट मिल रहा था। अगर डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो कहीं पे अगर एक मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट अगर लेके चलते हैं, बेरियम ले लिया, स्ट्रोंशियम ले लिया, लेड ले लिया, तो इनका रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएंगे, इनिशियली जो प्रोडक्ट मिलता है हमारा वो होता है भाई व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। हम क्या करते हैं, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं, और नाइट्रिक सॉल्ट का रिएक्शन जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ करवाएंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट तो नाइट्राइट रहता है ना। अब जो फिल्टर रेट बचा होगा ना, उसमें सिर्फ नाइट्रेट आयन रहेंगे। अब इस नाइट्रेट आयन में फिर से हम FeSO4 और डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे, तो फिर से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक सॉल्ट से ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अगर कहीं पे बनाना रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले वही PPT बनाएंगे, है ना, और PPT से फिल्टर को निकालेंगे, देन आफ्टर दैट रिएक्शन में करवा के फिर अपन फाइनल प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। मेरा वॉइस क्लियर है? हेलो। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में टेस्ट में ना थोड़ा सा यहाँ से इस फंडे को याद रखिएगा, ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, है ना, ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट रिएक्शन, ये मैंने आपको एमाइन में ऑलरेडी करवा दिया, नाम नहीं लिखवाया था बस रिएक्शन का, है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन ग्रीस इलॉप्सी टेस्ट, है ना, और ये मेंस 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था मेंस 25 में, है ना, समझिएगा। जब भी हम नाइट्राइट का रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाएंगे, हर जगह क्या बनता है, ये H+ एब्जॉर्ब करेगा, HNO2 बनाएगा और एसिटेट बनाएगा। अब इस HNO2 का रिएक्शन हम सल्फेनिलिक एसिड के साथ करवाते हैं। सल्फेनिलिक एसिड क्या है, अगर मान लो कि कहीं पे एनिलीन था, है ना, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे आपने सल्फोनेशन करवा दिया था SO3H, है ना, इस एसिड को क्या बोलते हैं अपन, सल्फेनिलिक एसिड। अब जो एसिटिक एसिड है, ये सॉल्ट के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी को कर रहा होगा। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ करवाते हैं, तो HNO2 के, हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। तो हम क्या करवाएंगे भाई, पहले एनिलीन का डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे, N+ और एसिटिक एसिड है तो हम एसिटाइलेशन करवा देते हैं, एसिटाइल ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H को अपने बाहर निकाल दिया।
अब ये जो ग्रुप है ना, ये कहाँ पे अटैच करता है, इसको आपने लिखा था फिनाइल अमाइन बोल दिया था, सॉरी वन नफ्था अमाइन है ये, है ना, नफ्थलीन पे एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी सल्फेनिलिक एसिड का अगर हम पहले एसिटाइलेशन करवा दे एंड आफ्टर दैट नफ्था अमाइन के साथ इसका हम रिएक्शन अगर करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है तो रेड कलर के एजोडाई का फॉर्मेशन होता है। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? हेलो भाई, ये अमाइन में मैंने करवाया, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन करवाए। अब जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो क्या था कि इस कंपाउंड का अमाउंट गिवन था सल्फेनिलिक एसिड का, है ना, और इसलिए ये कितना बनेगा। रिएक्शन लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन था कि जब सल्फेनिलिक एसिड का ना ऐसे गिवन था कि सल्फेनिलिक एसिड है, इसका इसमें हम एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हैं। अब एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद हमने उसका रिएक्शन नफ्थावन अमाइन से करवा दिया, तो एक प्रोडक्ट मिला है। और अगर हमें इनिशियली सल्फोनिलिक एसिड का अमाउंट x ग्राम ले लेते हैं तो जो प्रोडक्ट मिला उसका मास क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब तक आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे ना तब तक इस क्वेश्चन तक आगे पहुंच नहीं पाओगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? तो यहाँ पे ये भी आयंस कंप्लीट होता है अपना, है ना। तो सब ग्रुप वन जो अपने डिवाइड किया था ना क्लास ए, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास में, तो पहले क्लास में अपने ये देखा था एनाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक था क्लास ए और एक था क्लास बी। क्लास ए को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सब ग्रुप वन सब ग्रुप टू। सब ग्रुप वन वो थे जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके वोलेटाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। तो अभी तक जितने भी अपने टॉपिक पढ़ा ना उसमें हमने बस एक बेसिक्स पढ़ा था पहले इनिशियली। और सब ग्रुप वन में जितने भी 8 आयंस थे, हमने 8 आयंस की टोटल टेस्ट की बात कर ली। क्या क्या आयंस था मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, दिन था भाई अपना थायोसल्फेट, है ना, देन सल्फाइड था अपना, है ना, सल्फाइड थायोसल्फेट, वो क्लियर है ना। देन एसिटेट था और लास्ट में नाइट्राइड था। एंड में कोई कंफ्यूजन है भाई? यही पढ़े थे ना अपने एक टेबल, याद है ना भाई आप लोगों को, या मैं एक बार दिखाऊं टेबल फिर से? हेलो, वैसे ठीक है। अब इतना आते हैं सब ग्रुप टू पे, है ना। अब इतना जैसे आपने ए और बी पार्ट में डिवाइड किया ना, क्लास ए और क्लास बी, तो क्लास बी के भी जितने रिएक्शन थे ना वो अपने यहीं पे कवर करते हुए चल रहे हैं। क्लास बी क्या था? टेस्ट बेस्ड ऑन रिडॉक्स एंड टेस्ट बी बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड स्पेसिफिक टेस्ट। तो हमने बहुत जगह जहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट रिडॉक्स टेस्ट की बात की ना वहाँ पे वो वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर अपना हो चुका है। तो अब अपन मूव कर रहे हैं सब सब ग्रुप टू पे। और सब ग्रुप टू ऐसे रेडिकल्स का ग्रुप था जो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी शो करता था, है ना। इससे पहले जो क्लास वन था ना, क्लास ए का सब ग्रुप वन वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते थे। बट अभी जितने भी रिएक्शन की बात करेंगे ना हर जगह हम एसिड के रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H प्लस को लेके चलने वाले हैं। पहला इसमें ग्रुप आयन था ना, वो था नाइट्रेट आयन, है ना, NO3 माइनस। अब नाइट्रेट के लिए अपने एक पॉइंट पहले भी लिखा था भाई कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो नाइट्रेट के केस में ना अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात ही नहीं करेंगे, है ना। देखिए सॉल्युबिलिटी जैसे ही आ गया ना तो हमें क्या क्या रिएक्शन यहाँ पढ़ना है, टेस्ट विद एसिड, पीपीटी रिएक्शन गायब हो गया क्योंकि भाई सबके सब सॉल्युबल थे। कुछ एक पॉइंट अपने को रेडॉक्स का देखना पड़ेगा, है ना, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट देखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट अपने लिखते हैं भाई टेस्ट विद एसिड। अगर नाइट्रेट आयन है इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये एक्सेस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ना इसको हम थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ये स्टेबल था। HNO2 इज HNO2 नॉट स्टेबल था, है ना, अनस्टेबल था, इसलिए हम इसको हर जगह ब्रेक कर रहे थे। बट HNO3 जो है ना ये स्टेबल होता है, तो इसको हमें हाई टेम्परेचर पे हीट करना रहता है। तो अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर पे अगर हीट कर दूं ना
तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो दो अलग अलग टाइप की, ऐसे समझ लेते हैं लॉजिक कि NO3 को अगर हीट करोगे तो NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो NO2 H2 और O का फॉर्मेशन हुआ, और यही NO2 के फॉर्मेशन से अपन क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर का फ्यूम्स जो था ना वो डेवलप हुआ था। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? चलिए, देन एक और टेस्ट यहाँ पे देखते हैं कि भाई HNO3 में ना हम क्या करते हैं, कॉपर टर्निंग ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या बनाता है भाई, कॉपर नाइट्रेट और NO। हर जगह हमें ब्राउन फिल्म्स चाहिए। तो सेकेंड टेस्ट है कि अगर मान लो कि कहीं पे हीट बिना हीट किए हुए अगर हमें टेस्ट करने के लिए बोलते, तो आप क्या बोलोगे भाई, कॉपर टर्निंग ऐड करेंगे, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस का NO। और ये जो NO है ना, ये हाफ फोटो के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना रहा होगा, ब्राउन फिल्म्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो नाइट्रेट आयन में ना पहला अपने सॉल्युबिलिटी देखा, और नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। देन दूसरा पॉइंट अपने टेस्ट से एसिड देखा, एसिड में हमारा हर जगह HNO3 ही बनने वाला है। और HNO3 को अगर हम हीट करेंगे, हीट करने से हमारा NO2 क्या मिलता है भाई, ब्राउन कलर का फिल्म्स मिलता है। और अगर मान लो कि हीट करने का फंडा अगर नहीं, हीट अगर नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो कॉपर टर्निंग ऐड कर देते हैं। कॉपर टर्निंग ऐड करने से हमारा NO2 का ब्राउन कलर का फिल्म्स मिल जाता है। अब PP की रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो हम डायरेक्टली रेडॉक्स की बात करते हैं। अब ये जो रेडॉक्स का फंडा है ना, अपन पहले से पढ़ चुके हैं, समझना है इस पॉइंट को कि अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिख जाए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। तो नेसेंट हाइड्रोजन के केस में ना हमने एक फंडा ये सीखा, ये ऑरेंज कंपाउंड को, ये एलिमेंट को उसके लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में कन्वर्ट कर देता है। तो NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा, प्लस का 5। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑलवेज क्या किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, माइनस के 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो नाइट्रेट सॉल्ट का अगर कहीं पे भी आप रिडक्शन करवाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन से, तो हमें ऑलवेज अमोनिया गैस मिलता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ब्राउनिंग टेस्ट, यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का रिएक्शन होगा, ब्राउनिंग वाले फंडे का ही, है ना। बट यहाँ पे कुछ रेडिकल्स रहेंगे जो इंटरफेयर करेंगे टेस्ट को। तो नाइट्रेट का अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HNO3 मिलता है। और HNO3 में अगर हम स्पेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फिर से ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, आयरन का सल्फेट और NO। और अब इस NO वाले कंपाउंड और सल्फर वाले कंपाउंड को ना अगर हम वाटर के साथ या रिमेनिंग FeSO4 के साथ NO अगर रिएक्ट कर ले, है ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, NO जो है वो भी +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, है ना। तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट नाइट्रेट के केस में ना, अगर हम ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, कुछ ऐसे रेडिकल्स दिखेंगे जो इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। जैसे आयोडाइड हो गया, तो आयोडाइड क्या करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो कर लेगा। ब्रोमाइड अगर रहा तो ये भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। कहीं पे अगर नाइट्रेट अगर दिख गया, है ना, तो नाइट्राइट, तो ये भी रिएक्शन में शो करने की टेंडेंसी शो कर लेता है। और क्लोरेट कहीं पे दिख गया, और डाइक्रोमेट, तो ये सभी इंटरफेयर करते हैं। तो नाइट्रेट टेस्ट में ना बाउंडिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आयंस दिख रहे हैं जो इस टेस्ट को इंटरफेयर करेंगे। मेरा वॉइस क्लियर है ना? मेरा वॉइस क्लियर है ना? तो वो पूरा तो बस एक पॉइंट को रिलेट करना कि भाई अगर कहीं पे ये रेडिकल्स अगर गिरे हैं ना, तो उसमें ब्राउनिंग टेस्ट ना हम नहीं करवाते हैं। अब अगर कहीं क्वेश्चन में ये बोल दे भाई कि NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों ही प्रेजेंट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, है ना, और हम अगर रिएक्शन करवाए हैं तो भाई किसका ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भाई टेम्परेचर वाले फंडे के अकॉर्डिंग तो चलता है। जो अनस्टेबल रहेगा वो खुद को पहले कन्वर्ट करने की टेंडेंसी शो करेगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना?
चलिए देन नेक्स्ट आयंस इज क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ना जब हम फिर से ग्रुप नंबर 17 करेंगे हैलोजन फैमिली, तो हैलोजन फैमिली में यहाँ के जो भी रिएक्शन है ना फिर से रिपीट होंगे। थोड़ा सा अगर अभी आप फोकस कर लेंगे ना तो हैलोजन वाले में रिएक्शन सॉल्व करना आसान रहेगा, क्वेश्चन बनाना आसान रहेगा, बहुत आसान सेगमेंट हो जाएगा। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं भाई, ये सब सॉल्युबल रहते हैं एक्सेप्ट कार्बन आयंस, है ना, जो अपने पहले क्लास में देखा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। Ag प्लस का हैलाइड इनसॉल्युबल है, Pb प्लस Q प्लस और मर्क्यूरस, इन चार के हैलाइड जो रहते हैं ना क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये इनसॉल्युबल रहते हैं, बाकी सबके सब सॉल्युबल रहेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे ना तो उनमें हम इन्हीं चार कैटायन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं, इन्हीं का सॉल्ट लेंगे, इन्हीं के सॉल्ट का फॉर्मेशन अगर अपन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, 2P बनना होगा। अब टेस्ट विद एसिड में ना अलग अलग हैलोजन का रिएक्शन टेंडेंसी अलग अलग रहता है। जो फ्लो चार्ट अपन पहले क्लास में देखे थे उसमें भी ये लिखा हुआ है, बट जो होता है उसका लॉजिक में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे देखना कि क्लोराइड में अगर कंसंट्रेशन आप अगर ऐड करते हो, ये पहले बनाता है HCl, और इसमें हम अगर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऐड अगर कर देना तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी HCl। तो इन तीनों हाइड्रा एसिड की अगर बात करें ना HCl, HBr और HI में, तो इन तीनों में सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो HCl होता है। तो सामने H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 को अपने ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जब पढ़े थे ना, जिसको अपने रखा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड था ये। सामने वाला अगर कहीं पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट दिखा और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपस में इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी वो नहीं करते हैं, तो अपने यहाँ पे बोलते हैं भाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर्स। बट यहीं पे अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड आ जाए ना, इनके साथ अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो पहला प्रोडक्ट तो दोनों जगह सिमिलर ही मिलेगा, आपको HBr मिल रहा होगा और यहाँ पे HI मिल रहा होगा। एंड ABr और HI टॉप टू बॉटम अगर पीरियोडिक टेबल में आप मूव करते हो तो रिड्यूसिंग पावर क्या था, इंक्रीज हो रहा था, है ना। तो I और Br माइनस जो है ना भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है विद रिस्पेक्ट टू Cl, ये रिमेनिंग क्लोराइड के रिमेनिंग एसिड के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, है ना। अब देखना HBr में ब्रोमीन -1 पे था और रिमेनिंग एसिड दैट इज H2SO4, H2SO4 में सल्फर +6 में है। तो भाई एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका रिडक्शन होना है, तो -1 से कहाँ चला जाएगा भाई, ये 0 पे चला जाएगा। तो Br माइनस ब्रोमाइड और आयोडाइड, आयोडाइड में भी सेम वही लॉजिक रहता है ना, कि H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, आयोडाइड इज -1, ये आपस में कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, I2O बना लेगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? एक बार थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करिएगा। नहीं है। तो फ्लोराइड का टेस्ट अपना आगे करने वाले हैं, ठीक है। इन तीनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी था ना, इसलिए हम तीनों को एक जगह पढ़ रहे हैं। फ्लोराइड का टेस्ट इसके बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। कंफ्यूजन है? वही कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन। तो क्लोराइड में क्या होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट था ना भाई, इसलिए ये आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। बट अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड की अपन बात करेंगे ना, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड में रिएक्शन आगे भी मूव होता है। क्यों होता है इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं पूछा है सॉल्ट एनालिसिस में, तो ये भाई हैलोजन फैमिली में पूछ लेता है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर है ना? चलिए देन भाई टेस्ट विद MnO2 और कंसंट्रेटेड H2SO4, और देखना भाई कि अगर ये भाई वीक रिड्यूसिंग एजेंट था ना Cl, इसको अगर मेरे को Cl को Cl2 में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे H2SO4 से भी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन टाइप का करवा देते हैं रिएक्शन, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है आपने और साथ में MnO2 ले लिया, है ना। MnO2 हाई हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये थोड़ी रिएक्शन को ना इंक्रीज कर रहा होगा पोटेंशियल को।
तो इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl2 और Mn+2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहीं पे अगर ये पूछा जाए ना आपसे कि HCl से या क्लोराइड से अगर मेरे को क्लोरीन बनाना है, तो डायरेक्ट ओनली सिंगल कंसंट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन में आगे मूव नहीं करा पाएगा। बट अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ एक कैटलिस्ट ले लूं, MnO2 का यूज कर लूं, तो MnO2 के केस में अपन क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन Cl2 बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ना कहीं कहीं बोल दे कि भाई एक कोई रिएक्शन हो रहा है, इसमें आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, पहले एसिड का फॉर्मेशन हुआ, देन रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो बताओ भाई वो जो रेडिकल था ना उसका नेचर क्या है, या कौन सा रेडिकल था? तो वहां पे आप क्या बोलोगे, वो या तो क्लोराइड हो, सॉरी ब्रोमाइड होगा, या फिर आयोडाइड होगा। इसी लैंग्वेज में बोल देगा MnO2 भी आपने ऐड किया, देन मेरे को कोई गैसेस प्रोडक्ट मिला है, तो आप क्या बोलोगे, वो जो रेडिकल है ना वो क्या होगा, क्लोराइड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? देखिए नेक्स्ट है टेस्ट विथ AgNO3, है ना। तो क्लोराइड का अगर हम AgNO3 के साथ टेस्ट करते हैं, व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा AgCl का, और ये जो प्रेसिपिटेट है ना, कहाँ कहाँ किसके सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, कहाँ कहाँ इनसॉल्युबल होता है, थोड़ा सा लॉजिक सीखते हैं। तो अपन ने ये देखा था कि HNO3 के रिएक्शन से ना Ag में AgNO2 बनता था, AgNO2, और वो एकमात्र ऐसा नाइट्राइट था जो इनसॉल्युबल इन नेचर था। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 में AgCl को अगर ऐड करता हूँ इस रिएक्शन में, रिएक्शन तो होगा, प्रोडक्ट क्या बना है, AgNO2, बट वो इनसॉल्युबल है। बट रिमेनिंग में अमोनिया के साथ अपन ने देखा था टोलेंस रिएजेंट बनाता है सिल्वर, तो सॉल्युबल है। साइनाइड के साथ साइनाइड प्रोसेस वाला कंपाउंड एक बनाते हैं, वो भी सॉल्युबल है। और जितने भी थायोसल्फेट थे ना, थायोसल्फेट में ये वाला कंपाउंड क्या हो जाता है भाई, सॉल्युबल हो जाता है। मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करिएगा, मेरा वॉइस क्लियर है ना? तो AgCl जो होता है ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, डाइल्यूट HNO3 में इनसॉल्युबल है, बट एक्सेस ऑफ कहीं पे अमोनिया रहे तो अमोनिया के में टॉलेंस एजेंट बनाता था, सॉल्युबल था। साइनाइड के केस में AgCN2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ये भी सॉल्युबल है ना। और थायोसल्फेट में भी एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। बट इसी रिएक्शन में AgCl में अपने किया हुआ ये रिएक्शन भी, अगर मैं कंसंट्रेटेड HCl अगर ऐड कर दूं, तो कंसंट्रेटेड HCl ऐड करने से हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, AgCl2 मिल जाता है ना। और अगर यहाँ पे सोडियम आर्सेनेट अगर यूज करते हैं ना, NaSO3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी येलो पीपीटी। मेरा वॉइस क्लियर है भाई? मेरा वॉइस क्लियर है? तो कंसंट्रेटेड HCl में ना ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। बट अगर मान लो कि कहीं पे NaSO3 अगर ऐड कर देते हैं, है ना, इसके एडिशन में या सोडियम, में यहाँ पे जगह नहीं है, लिख दे रहा हूँ मैं, सोडियम आर्सेनाइट इसको बोलते थे अपन। सोडियम आर्सेनाइट के केस में ना ये येलो कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। तो आपने सॉल्ट एनालिसिस के PYQ के क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखे थे क्या, या नहीं देखे अभी तक? हेलो, नहीं किए थे? तो आज के क्लास के बाद ना थोड़ा बहुत देखना एक बार स्टार्ट करिएगा, तभी इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों अपने को ये सब लॉजिक पढ़ने हैं, है ना। कि जब तक आप उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं देखेंगे ना, तब तक आप इस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। और एक बार अगर PYQ पलट के देख लोगे ना, तो फिर आप आपके माइंड में यही रहेगा कि इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब Br माइनस में अगर हम AgNO3 का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से जो पीपीटी मिलता है ये भाई पेल येलो पीपीटी था। AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgCl का व्हाइट पीपीटी था। AgBr का जो है ना पेल येलो कलर का पीपीटी मिलता है। अब इसमें भी ये डाइल्यूट HNO3 में सॉल्युबल रहेगा, बट उन तीनों में सॉल्युबल रहता है, अमोनिया, साइनाइड और H2O3 में सॉल्युबल रहता है।
अगर आयोडाइड की बात करेंगे तो आयोडाइड में येलो कलर का पीपीटी मिलता है AgI का, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता है लैंग्वेज वाले फॉर्म में, है ना। ये जो है ना भाई अमोनिया में भी इंसॉल्युबल है। AgCl और AgBr ओनली डाइल्यूट HNO3 में इंसॉल्युबल था AgNO2 बनाने के रीजन से। AgI जो है ना वो अमोनिया में भी क्या होता है भाई, इंसॉल्युबल होता है, साइनाइड और थायोसल्फेट में सॉल्युबल हो जाता है। अब इसके पीछे अगर लॉजिक की बात करें ना कि ऐसा क्यों होता है ना, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि why AgI is insoluble in ammonia। तो हम इसका आंसर बोलते हैं भाई, आंसर जो है ना वो है फेजांस रूल के रीजन से। केमिकल बॉन्डिंग का फंडा लगेगा। अब इन तीन आयन्स में ना अपने पास भाई AgCl था, AgBr है और AgI है। केटाइन का नेचर क्या दिख रहा होगा आपको, सिमिलर, है ना। तो फेजांस रूल का जो फंडा लगता है वो किसके बेसिस पे लगेगा यहाँ पे भाई, एनाइन के बेसिस पे। कुछ याद है फेजांस रूल वगैरह आप कभी रिवाइज किए हैं रिसेंट में? हेलो, थोड़ा याद है ना, एक बार रिवीजन करना भी साइज स्टार्ट बड़ा कर होने से दीजिएगा। बॉन्ड, साइज बड़ा बड़ा होने होने से से बॉन्ड कोवैलेंट वीक कैरेक्टर, रहता है। हाँ, हाँ साइज हाँ बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ जाता है ना, एनाइन की साइज के डायरेक्टली था, हाँ ज्यादा होगा। तो AgI में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। हम क्या बोलेंगे, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर की बात करें ना, यहाँ पे लॉजिक सीखना है क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब देंगे ना तो वही लॉजिक पूछेगा आपसे, है ना। तो ये AgI है, कोवैलेंट कैरेक्टर इधर है। अब अमोनिया का नेचर कैसा होता है भाई, अमोनिया इज ए पोलर। किसी को कुछ टेंशन है अमोनिया के पोलर होने में? अमोनिया के पोलर होने में किसी को टेंशन है? तो ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं था, लोन पेयर था नाइट्रोजन के ऊपर। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग फेज 1 इस वीक में ना, इस मंथ तक रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। फेज 1 जो है ना, आप मैक्स टू मैक्स आपके पास टाइम है फेज 1 रिवीजन करने का सितंबर 15, है ना। उससे पहले आपको करने ही करने एनी हाउ, ठीक है। 25% वेटेज रखेगा फेज 1 जेई मेंस का। 25 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन आपको फेज 1 के आने वाले हैं, है ना। उस पे आपको बहुत ज्यादा और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं फेज 1 से, है ना। कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि ज्यादा टफ पूछेगा। थोड़ा बहुत जो आपको घुमाएगा वो कहाँ घुमा सकता है भाई, टाइट्रेशन में। बाकी आप बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। एक बार ना आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि एक बार रिवीजन जो है ना, फोकस्ड होके करिएगा रिवीजन, है ना। फेज 1 का जो रिवीजन है वो आपको सितंबर 15 से पहले निपटा लेना, अभी टाइम है आपके पास, 20 डेज का टाइम है। डेली अगर 2-2 घंटे भी पढ़ोगे ना तो फेज 1 हो जाएगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है आपका? कोई नहीं, तो सेमेस्टर में अभी क्या क्या आ रहा है, 11th के टॉपिक 12th के टॉपिक आएंगे ना मल्ली। तो 12 आप कोई ना बात है, अभी 12th पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, 11th बीच बीच में कभी उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो भाई जिनका भी सेमेस्टर एग्जाम नहीं है ना वो क्या करिए, थोड़ा सा 11th के फेज 1 पे भाई मेरे फोकस करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वेटेज है उसका, केमिस्ट्री पर्पज से, है ना। 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपके प्रिपेयर हो गए ना तो कॉन्फिडेंस आपका अलग रहेगा भाई पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, है ना। और उसके बाद जो भी आप टेस्ट वगैरह दोगे ना, हर जगह जो फुल टेस्ट होगा, देखना आपको हर जगह 6 से 7 क्वेश्चन वहां से दिखने वाले हैं, ठीक है। तो करना ही करना है। फेज 1 मेन है भाई, फेज 1 से ही स्टार्ट करिएगा आप लोग अच्छे से। 12th का अभी जो पोर्शन चल रहा है इसको रिवीजन करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 11th वाला आप भूल गए हो, 11th वाले पे बस अच्छे से करना है आपको। फेज 1 आसान है, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। फेज 2 में थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। फेज 3 में भी टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं डेली आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि फेज 1 का रिवीजन करना सबसे पहले मस्ट है। तो देखिए, सारे टॉपिक ही भाई वेटेज वाले हैं। पीरियोडिसिटी 2 क्वेश्चन, है ना। ब्लॉक केमिस्ट्री हटा दिया है ना, सिर्फ पीरियोडिसिटी है तो 2 क्वेश्चन वहां से पूछता है, ठीक है। बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन,
ठीक है, एटॉमिक में किसी पेपर में 1 रहता है, किसी पेपर में 2 रहता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। और रेडॉक्स में तो 1 रहना ही रहना है, 1 से 2। इस बार बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा, है ना? तो रेडॉक्स से पूछा, टाइट्रेशन से पूछा, तो 1 क्वेश्चन तो मान के चलो उससे भी रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम जो है ना, मिनिमम 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। दिखे ना भाई? तो वो 6 तो करने ही करने हैं आपको। कभी-कभार अच्छा लग रहा है तो आपको 7 क्वेश्चन भी वहां से दिखे जाएंगे। तो फेज 1 तो करने ही करने हैं। आप केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन का टारगेट रख के चलोगे, है ना? 18-19 कर लिए, 99 परसेंटाइल मिल जाएगा आपको। ठीक है? फिर एडवांस के लिए अच्छे से फिर उसके बाद फ्री माइंड से करना प्रिपेयर। तो अभी जो आपका फोकस रहना है ना कि मेंस में कैसे पहले अटेम्प्ट में ना आप अच्छा स्कोर कर लो कि बोर्ड का भी टेंशन नहीं रहेगा उसके बाद बीच में जो आता है, और एडवांस का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा आपका। तो फोकस्ड वे में टारगेट लेके चलिएगा कि कौन कौन सा आसान टॉपिक है, और हर साल जहां से क्वेश्चन का वेटेजेस बायोमॉलिक्यूल्स है ना? आप अगर 2 घंटे कर लोगे ना तो हो जाएंगे आपसे भाई। श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही, कंफर्म है। आप काम बोलो, है ना? सारे क्वेश्चन हो गए होंगे ना भाई, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा है, अगर आपने किया होगा तो। सबसे बायोमॉलिक्यूल्स का एक ही किया था। एक क्वेश्चन में पूछा अगर ये उल्टा है तो एक क्वेश्चन का सीधा क्या होगा, यही पूछता है। कुछ नया नहीं पूछा होगा आई थिंक। मैं इसलिए बोला था अभी ही कर लेना, अभी कर लोगे तो हो जाएगा, बात के लिए छोड़ोगे तो नहीं होगा। करने के बाद समझ में आया होगा आपको, है ना भाई? तो ये पोलर है भाई, और ये मोर कोवेलेंट हो गया। तो मोर कोवेलेंट अगर पोलर है और ये नॉन पोलर रहा, कोवेलेंट में क्या बोलेंगे भाई, पोलरिटी कम होता है, तो ये भाई इंसॉल्युबल होता है। तो इसलिए एजीआई जो है ना वो अमोनिया में इंसॉल्युबल होता है। एजीपीआर इज मोर पोलर देन एजीआई, तो इसमें पोलरिटी अभी भी है तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। एजीसीएल सबसे ज्यादा पोलर है इन सब में, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये भी अमोनिया में सॉल्युबल हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है टेस्ट विद लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट के पीछे भी लॉजिक थोड़ा सा सेम ही रहता है ना? क्लोराइड के साथ क्या बनाएगा भाई लेड नाइट्रेट, PbCl2 व्हाइट पीपीटी। Br के साथ क्या बनाएगा, PbBr2 व्हाइट पीपीटी। I के साथ क्या बनाएगा, PbI2 येलो कलर का पीपीटी। अब इन तीनों की सॉल्युबिलिटी वाले फैक्टर से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोल्ड वाटर में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल था, बट वार्म वाटर या हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। PbBr2 वार्म वाटर में सॉल्युबल होगा, PbI2 बॉइल वाटर में सॉल्युबल होगा। फिर से वही लॉजिक कि भाई ये दोनों कोल्ड वाटर में क्यों सॉल्युबल नहीं है, तो भाई इन दो का पोलरिटी जो है ना वो कम है। वाटर भी कैसा था, पोलर सॉल्वेंट। वही फंडा फेजांस रोल। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। और फिर से क्वेश्चन वही आएगा, मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि वाई PbCl2 या PbBr2 and PbI2 is not soluble in cold water. cold water हर जगह आंसर क्या देना भाई, फेजांस रूल, है ना? आंसर क्या लिखेंगे, फेजांस रूल एज डिस्कस्ड अबव, है ना? मैं यहाँ पे लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना भाई, जो ऊपर का लॉजिक है वही नीचे का भी लॉजिक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो, चलिए नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है ना? स्पेसिफिक टेस्ट में पहला टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, है ना? यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे। आपने इसको ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, क्रोमाइल क्लोराइड, है ना? और इनऑर्गेनिक में भी मेनली इनऑर्गेनिक का ही रिएक्शन था, ऑर्गेनिक में भी कहीं कहीं पूछता है, इसलिए अपने वहां पे भी किया था। तो क्लोराइड का जो एक टेस्ट है इसको बोलते हैं अपन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के पीछे लॉजिक जो हम बोलते हैं ना, समझ लीजिएगा ध्यान से, है ना? ये सिर्फ क्लोराइड का टेस्ट है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा आपको ब्रोमाइड की ऐड करने के बाद, है ना? बट सिंपल सा फंडा याद रखना है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। होता क्या है कि एक सॉलिड मिक्सचर लेते हैं जिसमें क्लोराइड सॉल्ट था, हम उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, है ना? ये स्मॉल अमाउंट में रहेगा, जो स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं इसका भी लॉजिक अभी आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में K2Cl2O7 लेते हैं सॉलिडिकेट में। अब ये ऐसा टेस्ट है जहाँ पे हम ड्राई टेस्ट करते हैं इसको, है ना? कहीं पे भी वाटर का यूज आपने नहीं किया है, स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए है ना?
तो ये ड्राई स्टेट में हमने इसको हीट किया, हीट करते ही प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलने लगता है ना। ये रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स जो होता है ये क्रोमाइल क्लोराइड का है। अब हम इसको फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए NaOH में ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में। जैसे ही आप CrO2 Cl2 में NaOH ऐड करोगे ना, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, Na2CrO4 मिल जाता है। ये येलो कलर का सॉल्यूशन है ना। तो ये अगर येलो कलर का सॉल्यूशन अगर मिल रहा है ना, तो इससे हमें आइडेंटिफाई ये हो जाता है कि भाई जो अपना इनिशियल पाउडर्ड फॉर्म में सॉल्ट लिया था ना, वो पाउडर्ड फॉर्म का सॉल्ट क्या था, क्लोराइड था। अब थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मान लो कि आपने हो सकता है कि कोई मिक्सचर रहा, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों रहेगा, है ना। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड का अगर हम सेम प्रोसेस अगर यूज करते हैं, तो पहले केस में रेडिश ब्राउन फिल्म्स मिला, सिर्फ इसी कंपाउंड के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लोराइड क्यों नहीं बोलते, इसका लॉजिक सीखना है। मैं बहुत कुछ बोलूंगा, लिखूंगा बहुत कम, यहाँ पे लास्ट में नोट में कुछ पॉइंट में लिखा दूंगा, समझना इस पॉइंट को कि हमारे पास सॉलिड मिक्सचर था। सॉलिड मिक्सचर में अगर आप ये बोलोगे कि भाई इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों हो जाता, तो ब्रोमाइड का भी जो फ्यूम्स बनता है ना ब्रोमीन का, वो भी भाई रेडिश ब्राउन का ही फ्यूम्स था। और CrO2 Cl2 भी ये फ्यूम्स कैसा दिख रहा है आपको, रेडिश ब्राउन ही दिख रहा होगा, है ना। तो हम यहाँ से ब्रोमीन है या नहीं है इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिक्सचर अगर रहे ना क्लोराइड और ब्रोमाइड का, उसमें भी मेरे को ब्राउन फिल्म्स ही दिखेगा फाइनल, है ना। अब ये ब्राउन फिल्म CrO2 Cl2 से आया है या Br2 से आया है, ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेप में ना ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड वाले के बेसिस पे ना क्या करना पड़ेगा भाई, फाइनल आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। अगर मान लो मैंने इस फ्यूम्स में NaOH से पास कराया इस फ्यूम्स को, अगर येलो कलर का सॉल्यूशन अगर मिलता है, दैट मींस इनिशियल आयन इज मस्ट बी क्लोराइड आयन। और अगर ये कलरलेस सॉल्यूशन अगर बन जाए ना, देन उस केस में हम क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमाइड आयन था। मेरा वॉइस क्लियर है, मेरा वॉइस क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे नोट में एक पॉइंट थोड़ा सा सिंपल सा लिख देता हूँ, है ना, कि अगर मान लो कि सॉलिड मिक्सचर रहा ना, सॉलिड मिक्सचर में अपना क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर दोनों रहता है, सॉलिड मिक्सचर में क्लोराइड एंड ब्रोमाइड अगर दोनों रहे ना, और हम यही रिएक्शन अगर करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में लिया अपने K2Cr2O7, प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। और अगर Br रहा तो Br2 भी हो सकता है। अब इसका भी कलर रेडिश ब्राउन, इसका भी कलर था रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो सिर्फ क्रोमाइल क्लोराइड के बेसिस पे ना हम इस टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम कहाँ से पास कराएंगे भाई, इसको NaOH से पास कराएंगे। अगर ये येलो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ ना, वनली येलो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस ये भाई क्लोराइड था, सॉरी येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट अगर हुआ तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये क्लोराइड था। बट अगर मान के चलो कि कहीं पे कलरलेस सॉल्यूशन बन गया ना, तो कंडीशन ले लेते हैं, अगर कलरलेस सॉल्यूशन बन गया होगा तो कलरलेस सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, ओनली ब्रोमाइड था। अगर येलो सॉल्यूशन बना, क्लोराइड भी हो सकता है और ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्योंकि ब्रोमाइड का कलरलेस सॉल्यूशन इसी सॉल्यूशन में रहने वाला एक ही कंटेनर में आपने यूज किया है ना। तो क्लोराइड क्लोराइड में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा भाई कि रेडिश ब्राउन कलर यहाँ मिल रहा है, इससे आप फाइनल आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई अगर ब्रोमीन रहा ना तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये रेडिश ब्राउन फिल्म किस रीजन से निकला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, येलो कलर का सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब येलो कलर के सॉल्यूशन में ना ब्रोमीन ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, क्योंकि ब्रोमाइड कैसा था भाई, कलरलेस था। तो सिर्फ Na2CrO4 का टेस्ट भी ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भाई कंपाउंड में ब्रोमाइड है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस सॉल्यूशन से भी ना डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स को पास कराने पड़ते हैं कंपाउंड को। अगर मान लो मैं इस कंपाउंड से ना Na2CrO4 सॉल्यूशन से CH3CO2 है ना, लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड पास करवाया, अगर मेरे को येलो पीपीटी ही रहा, येलो पीपीटी का अगर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा, देन अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड ये जो था इसमें क्लोराइड आयन है। अब इसका लॉजिक सीखना है कि भाई कैसे पता चला क्लोराइड ही है। तो लेड का नेचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेड इज एम्फोटेरिक मेटल। मेरा वॉइस क्लियर है ना।
एक बार कंफर्म करना। लेड कैसा मेटल होता है भाई? एम्फोटेरिक। और ये कंपाउंड कैसा दिख रहा होगा? बेसिक। ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है भाई अपने को? बेसिक दिख रहा है। सिर्फ अगर मैं लेड के साथ इसका रिएक्शन करवा देता ना तो ये भाई एसिड बेस रिएक्शन होकर कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट बना लेता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। इस एसिटिक एसिड का काम क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज Na2CrO4 एंड आफ्टर दैट ये रिएक्शन होगा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा अपने को। अगर येलो पीपीटी है दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे भाई? इनिशियल क्लोराइड था। अगर कलरलेस सॉल्यूशन था और पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना, देन उसकी हम क्या बोलेंगे भाई? ब्रोमाइड था। ये कंफ्यूजन है क्या? मेरा वॉइस क्लियर है? अब ये रिएक्शन होता कैसे? तो नीचे मैंने मैकेनिज्म लिख दिया है। इन ऑर्गेनिक में भी अपने इसका मैकेनिज्म देखा था। NaCl कंसंट्रेटेड H2O4 ये H प्लस देगा, यहाँ से Cl माइनस आयन है। क्या बना रहा होगा भाई? HCl। Cr2O7 K2Cr2O7 था, इसने भी एसिड के साथ रिएक्ट किया। ये प्लस के 6 में है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, कुछ रिडक्स वाला पिंडा नहीं है, चेंज नहीं होगा, CrO3 बना लिया। अब ये CrO3 और HCl जो है ना, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है? क्रोमाइल क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया। ये क्रोमाइल क्लोराइड NaOH के साथ कंबाइन करता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है? Na2CrO4 बनाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म का फंडा है। हमें थोड़े से कुछ पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना उसको याद रखिएगा। अदर टेस्ट भी है कि अगर किसी दूसरे मेथड से अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें ऐड करते हैं, जैसे डाइफिनाइल कार्बाजाइड ऐड करती है। अगर येलो सॉल्यूशन वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया दैट मींस जो इनिशियल सॉलिड मिक्सचर था ना उसमें ओनली क्लोराइड था। अगर मान लो मैं इसमें H2O2 पास करा दिया है ना, तो H2O2 पास कराने से येलो कलर का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड में ये रिएक्शन का थोड़ा सा पैटर्न याद रखना, आपको येलो सॉल्यूशन तक याद रखना है। और इसके बाद ये जो नोट के पॉइंट्स है ना, आज का क्लास 3:30 तक ही है ना। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? मेरा वॉइस हाँ क्लियर सर। है? एक बार मैं इस नोट के पॉइंट को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ है ना, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन। हाँ, इसका PYQ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो नोट का पहला पॉइंट है टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई, है ना। क्यों ड्राई रखते हैं? अगर ड्राई नहीं रहा तो क्रोमाइल क्लोराइड जो है ना भाई ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिएक्शन कुछ और मिलने लगेगा आपको। नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन जो है ना स्टेट में एब्सेंट रहना चाहिए, नहीं तो ये दोनों Cl को एब्जॉर्ब करके NOCl बना देते हैं, ट्रिल्डन्स रिएजेंट। क्लोरेट आयन भी एब्सेंट होना चाहिए टेस्ट के मिक्सचर से। क्यों? क्योंकि ये भाई ClO2 एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, एक्सप्लोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन कौन से कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो पूरे टेस्ट में ना भाई Cl माइनस आयन का रिक्वायरमेंट होता है। तो कोई भी कंपाउंड अगर आयनिक नेचर का रहे ना तो आयनिक नेचर के कंपाउंड Cl माइनस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी शो कर सकते हैं, फ्री स्टेट में रहेगा। जिसका भी क्लोराइड फ्री रहे ना, फ्री किसका रह सकता है? आयनिक कंपाउंड का। तो फ्री क्लोराइड आयन वाले कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देते हैं। अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड दिख गया ना तो कोवैलेंट कंपाउंड इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा। लॉजिक ये है कि इसका क्लोराइड आयन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मरकरी के जितने भी क्लोराइड रहते हैं इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है अपने को, है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 3 बार पूछ लिया है। क्लोरामाइल क्लोराइड टेस्ट कौन सा सॉल्ट नहीं देता है? तो मरकरी का सॉल्ट जो है ना वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ मरकरी एटम। ये पजांस रूल यहाँ पे भी लगेगा, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर है। आयनिक अगर नहीं दिखा तो आयंस फ्री स्टेट में नहीं दिखेंगे, है ना। एक इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेता है कि भाई कितने मेटल के सॉल्ट हैं जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। तो वो ये सॉल्ट दिख रहे होंगे आपको, Au, Pt, Ag, ये 3 है नोबल मेटल और 3 है
एंटीमनी, लेड और टिन, ये इन सब में लॉजिक वही लगता है, फजान्स रूल का फंडा। इन सब का पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होता है और ड्यू हाई पोलराइजिंग पावर इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर मोर हो जाएगा, और अगर जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखे ना, वो क्लोराइड आयन फ्री स्टेट में रिलीज नहीं कर पाएगा आयनिक फॉर्म में, और वो क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। तो आज का क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, है ना? 3:30 से मेरी फिर से क्लास है एक, ठीक है भाई? सैटरडे को ना अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबल। मेरा वॉइस क्लियर है ना? चलिए, तो सैटरडे को हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर बचता है तो संडे को 5 आवर्स में कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है भाई? ओके, चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। मैं पीडीएफ अभी भेज दूं, आज ही, मतलब आज ही भेज दूंगा मैं इस पीडीएफ को। ओके।